नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका 76वां लेक्चर, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं 76वां लेक्चर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल साइंस में पढ़ेंगे जो कुछ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है, कुछ ऐसे सॉइल्स होती हैं जिनमें किसी एक केमिकल के बढ़ जाने से या घट जाने की वजह से हम उसमें क्रॉप नहीं ग्रो कर पाते हैं। ऐसे कह सकते हो कि जो प्रॉब्लमेटिक मृदा होती है उसमें किसी न किसी ऐसे न्यूट्रिएंट की या किसी एक केमिकल की अधिकता होती है या कमी होती है, चाहे उसके पीएच कम होता है या ज़्यादा होता है। ईसी, ईएसपी और ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि सॉइल की हेल्थ को बताने के लिए यूज करे जाते हैं। तो जब कभी सॉइल की हेल्थ में इन पैरामीटर्स की कमी और अधिकता हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप है वो प्रॉपर प्रोडक्शन दे नहीं पाती है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सॉइल एसिडिटी। ये भी एक प्रॉब्लम होती है। जब कोई सॉइल का पीएच बहुत कम हो जाता है तो वो एसिडिक सॉइल हो जाती है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉइल और सॉइल एसिडिटी। उसके बाद पढ़ेंगे फिर सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल और इससे रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको कैसे रिक्लेमेट किया जाता है, इनको कैसे सुधारा जाता है अगर इस तरीके की कोई सवाल हो, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट विथ पीएच वैल्यूज। जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट पीएच, सॉइल का पीएच कितना है इसके हिसाब से पाए जाते हैं। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो लोअर पीएच पर पाए जाते हैं, मतलब जब पीएच कम होगा तब पाए जाएंगे। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो मॉडरेट पीएच पर पाए जाते हैं, यानी कि 7 के आसपास अगर सॉइल का पीएच रहेगा तो वो अच्छे खासी मात्रा में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि जब पीएच ज़्यादा हो जाता है तब वो अच्छी मात्रा में सॉइल में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसिडिक सॉइल में, यानी कि जब पीएच हमारा 6 से कम होता है, किसी सॉइल का पीएच अगर 6 से कम होता है तो उसमें हमको एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज और इसके साथ साथ जिंक, ये जो कुछ न्यूट्रिएंट हैं ये सब देखने को मिलते हैं। कब? जब हमारी सॉइल का पीएच 6 से कम हो जाता है। उसके बाद हमारा जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस 6 से लेके, मतलब 6 से लेके 6.5 के आसपास अगर सॉइल का पीएच होता है तो ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। वहीं अगर सॉइल का पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो आपकी सॉइल है वो क्षारीय हो जाए, तो उसमें क्या होता है, तब जो कैल्शियम है और उसके साथ साथ जो मोलिब्डेनम है, ये दो न्यूट्रिएंट जो हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये किस तरीके से होता है, सॉइल के पीएच घटने और बढ़ने से होता है। यानी कि सॉइल का पीएच अगर घट गया तो ये सब न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक। अगर पीएच ज़्यादा हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया, तो कैल्शियम और मोलिब्डेनम पाए जाएंगे। और आपका अगर उदासीन सॉइल है या ऐसे कह सकते हो स्लाइटली एसिडिक सॉइल है, तो वहाँ पर आपका फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट है ये अच्छी मात्रा में प्लांट्स के लिए उपलब्ध होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सॉइल एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी का मतलब होता है अम्लीयता, यानी कि कोई सॉइल है उसके अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है। दो तरीके से होती है, एक तो होती है एक्टिव एसिडिटी और दूसरी होती है एक्सचेंजेबल एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी क्या होती है? As the acidity develops due to presence of hydrogen ion and aluminium ion on the soil solution। बात समझना, जब किसी सॉइल सॉल्यूशन में, बात समझना, जैसे मान लो हमारे पास एक सॉइल है, उसका हमने एक सॉल्यूशन बनाया। अब हम देखते हैं कि उस जो सॉइल का हमने सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के और एल्यूमिनियम के कितने आयन हैं, इससे हम बता पाते हैं कि हमारे सॉइल की एक्टिव एसिडिटी कितनी है। अगर ये आयन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब कि सॉइल के अंदर एक्टिव जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है, और वहीं अगर ये आयन कम मात्रा में होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि एक्टिव एसिडिटी जो है सॉइल की वो कम है। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट होता है एसिडिटी मेजर करने वाला, वो होता है एक्सचेंजेबल एसिडिटी। मतलब as the acidity develop due to H+ ion and Al+3 ion, जिसको हम बोलते हैं adsorb on the soil colloid। बात समझना,
जब किसी के सॉइल का कोलाइड, जब जो सॉइल का कोलाइड बनता है, सॉइल के कोलाइड में जितना H+ और Al यानी कि हाइड्रोजन और एल्युमिनियम के जो आयन होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सचेंजेबल एसिडिटी। अब बात ध्यान से समझना, देखो एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी का ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एसिडिटी एक समझ लो, एसिडिटी क्या है, आपके पास नींबू है, ठीक, एसिडिटी का मतलब नींबू है। अब एक्टिव एसिडिटी का मतलब हमारे पास 5 किलो नींबू है, ठीक, तो क्या 5 किलो नींबू आप जब खाना खाएंगे तो खा जाएंगे एक ही बार में? नहीं खाएंगे, कुछ ही खाएंगे। तो जितना आपके पास है वो क्या होगा, एक्टिव एसिडिटी है, ठीक। और उसमें से जो आप यूज कर पा रहे हैं, जिनका कोलाइड बन रहा है, जिनको आप खाने में मिला के खा पा रहे हैं, केवल उतने को ही हम एक्सचेंजेबल एसिडिटी कह सकते हैं। समझ गए बात? इसमें क्या होता है, इसमें जब एक्टिव एसिडिटी हम निकालते हैं तो इसमें हम सॉइल के सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक। और जब हम एक्सचेंज एसिडिटी की बात कर रहे होते हैं तो इसमें सॉइल के कोलाइड्स की बात कर रहे होते हैं। समझ गए? जो हमारा एक्टिव एसिडिटी है ये हमेशा ज्यादा होती है एक्सचेंजेबल एसिडिटी से। ये जो एक्सचेंज एसिडिटी है ये हमेशा कम होती है। जैसे 5 किलो जो नींबू है वो हमेशा ज्यादा होगा, ये एक्टिव एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगा। समझ गए? इसके बाद इन एसिडिक सॉइल कंसंट्रेशन ऑफ, अगर एसिडिक सॉइल होगी तो उसमें आपका आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयन के जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होंगे। ऐसे कहो कि अगर हमारी सॉइल का पीएच कम होगा तो ये सब जो आयन हैं ये ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, और वहीं अगर पीएच धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटास एंड सल्फर डिक्रीजेस। बात समझना, जो एसिडिक सॉइल होती है यानी कि जिस सॉइल का पीएच कम होता है उस सॉइल के अंदर आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन ये सभी आयन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं जो फास्फोरस होता है, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, उसके साथ साथ पोटास और सल्फर, ये सभी जो आयन होते हैं ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी ये सभी बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगी ये सभी घटते रहते हैं। ये बढ़ता रहता है और ये घटता रहता है। कब? जैसे जैसे सॉइल एसिडिक होती जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉब्लमेटिक सॉइल की बात करें तो कुछ ऐसे सॉइल्स होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ समस्या होती है, ठीक। तो ऐसी मृदा में हम प्रॉपरली कल्टीवेट नहीं कर सकते, कोई भी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स के कॉम्बिनेशन हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। उन्हीं के बारे में समझेंगे और उनको किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से सुधारा जा सकता है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं एसिडिक सॉइल। नाम से पता चल रहा है ऐसे सॉइल जिनका पीएच बहुत कम होता है उनको हम एसिडिक सॉइल कहते हैं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसिडिक सॉइल होती है वो कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। एक चीज और समझ लेना कि ऐसी जगह पर जहां पर हमेशा पानी भरा रहता है, यानी कि जहां बाढ़ आने की संभावना या वाटर लॉगिंग की कंडीशन ज्यादा होती है, ऐसी एरिया में जो सॉइल है वो अधिकतर एसिडिक सॉइल पाई जाती है। जैसे जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वहां पे बाढ़ बराबर आता रहता है। अब बाढ़ का मतलब जो सुंदरबन का डेल्टा है बंगाल में, और ढेर सारी जो गंगा जमुना वाली जो गंगा की नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं उधर से आती हैं, तो काफी तलहटी एरिया है। इसी वजह से वहां धान की खेती भी अच्छी मात्रा में करी जाती है। तो जहां पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है वहां पर धीरे धीरे जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, दो चीजें आपको पता चल गई कि वाटर लॉगिंग कंडीशन वाली जो अधिकतर सॉइल होती हैं ये एसिडिक होती हैं, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा एसिडिक सॉइल कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है वेस्ट बंगाल, बोले तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। एसिडिटी ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयन और आयरन आयन और इसके साथ साथ मैग्नीज आयन। जब किसी सॉइल के कोलाइड्स में इनकी एडजॉर्प्शन हो जाती है, किसकी किसकी? एल्यूमिनियम की या आयरन की या मैग्नीज की। एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीज के आयन की जब किसी सॉइल के अंदर कोलाइड्स बनता है तो वो सॉइल क्या हो जाता है? धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है। सीधे ऐसे बात समझो, अगर
प्लस आयन वाले न्यूट्रिएंट किसी सॉइल कोलाइड में ज्यादा होंगे तो सॉइल एसिडिक हो जाएगी। फिर से समझना, अगर प्लस आयन वाले एलिमेंट न्यूट्रिएंट, जैसे ये भी प्लस आयन है, ये भी प्लस आयन है और ये भी प्लस आयन है, तो जब प्लस आयन वाले एलिमेंट या न्यूट्रिएंट किसी सॉइल कोलाइड में ज्यादा हो जाते हैं तो वो सॉइल कैसी हो जाती है? एसिडिक सॉइल हो जाती है, यानी कि प्लस आयन तो एसिडिक सॉइल। अब एसिडिक अगर हमारी सॉइल है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एसिडिक सॉइल को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो एसिडिक सॉइल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है लाइम डाल दो, बोले तो चूना डाल दो, ठीक, क्योंकि चूना जो होता है वो बेसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर कोई चीज में एसिडिक नेचर का है तो उसमें बेसिक नेचर वाली अगर चीजें डाल दोगे तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा, धीरे धीरे उदासीन टाइप का पीएच हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए लाइम डालते हैं, चूना डालते हैं। कैसा कैसा चूना? कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड डाल सकते हो, हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, रॉक फॉस्फेट डाल सकते हो और प्रेस मड डाल सकते हो। फिर से समझना, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रॉक फॉस्फेट और प्रेस मड, या फिर उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब चीजों को डालकर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एसिडिक सॉइल है उसको हम सुधार सकते हैं। जो भी लाइम वाली चीजें होती हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, इनको डाल के हम अपनी एसिडिक जो सॉइल है उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल ये भी एक तरीके की प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है। इसको क्या कहते हैं, व्हाइट क्रस्ट ऑफ साल्ट, हेंस कॉल्ड व्हाइट एल्कलाइन और सोलन चॉक। इस सॉइल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, जो सैलाइन सॉइल होती है, कि इसके जब ये सॉइल सूख जाती है तो सूखने के बाद इस सॉइल का जो ऊपरी परत होती है वहां पर सफेद सफेद सा एक क्रस्ट जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट एल्कलाइन या सोलन चाक बोलते हैं। ये किस तरीके के सॉइल में पाई जाती है? जो हमारी सैलाइन अफेक्टेड सॉइल होती है, जो सैलाइन सॉइल होती है वहां पर पाई जाती है। सफेद सफेद सा मिट्टी के ऊपर आप देखेंगे तो सफेद सफेद सा एक परत देखने को मिलती है, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वो सफेद परत है तो इसका यही मतलब है कि हमारी जो सॉइल है वो सैलाइन सॉइल है। इसमें क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट जैसे क्लोरीन और क्लोरीन एंड सल्फर टेट्रायन, यानी कि क्लोरीन और सल्फर के जो आयन होते हैं, सोडियम और कैल्शियम इन रूट जोन, AC इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल सैलिनिटी। बात समझना ध्यान से, जब कोई सॉइल सैलाइन है इसको मेजर करने की बात होती है तो कैसे मेजर करते हैं, सॉइल के अंदर कितना सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब उसके अंदर क्लोरीन का और सल्फर का आयन कितना है, सोडियम और कैल्शियम उसके रूट जोन में कितने हैं, या उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है किसी सॉइल की। इससे हम जान पाते हैं कि हमारी सॉइल की सैलिनिटी कितनी है। समझ गए? फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड जोन, मतलब जहां पर पानी कम बरसता है या शुष्क क्षेत्र जो होते हैं वहां पर आपका जो सैलाइन सॉइल है इसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जहां पर पानी की बरसात कम होती है, यानी कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन जो होते हैं, वहां पर सैलाइन सॉइल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसको मेजर कैसे करते हैं, सॉइल के अंदर जो सॉल्युबल सॉल्ट होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉइल की, इससे हम जान पाते हैं। या सोडियम और कैल्शियम सॉइल के रूट जोन में, मतलब जहां प्लांट है, प्लांट का जो रूट है वहां पर सोडियम और कैल्शियम कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, इससे हम मेजर कर पाते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो कितनी सैलाइन है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी ये सैलाइन सॉइल होती है इसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, यानी कि रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन सॉइल। तो इसको सुधारने के लिए सैलाइन सॉइल, जैसे मैंने बताया कि जो सैलाइन सॉइल होती है इसमें जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है वो सफेद सफेद सा, उस पे एक सफेद सफेद सी एक परत चढ़ जाती है, नमक वाली परत। तो इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो जो सफेद सी परत है, अगर हम उस खेत में चारों तरफ, खेत के चारों तरफ बढ़िया मोटा सा एक बांध बना देते हैं
और बांध बना के इसको बाड़ाबंदी कर देते हैं, और बाड़ाबंदी करने के बाद उसमें फ्लडिंग कर देते हैं, मतलब कस के पानी भर देते हैं। ठीक, जब हम पानी भर देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो सॉल्ट था ऊपर, वो धीरे धीरे उस पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, और पानी के अंदर मिक्स होने के बाद धीरे धीरे लीच आउट कर जाएगा, यानी कि जमीन के अंदर पानी के साथ धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाएगा, और इसके साथ साथ पानी में वो मिल जाएगा। और जब हम पानी को कटा देंगे खेत से कि बाहर चला जाए, जब ड्रेनेज करेंगे तो कुछ तो पानी के साथ नीचे चला गया, लीच आउट कर गया, और कुछ पानी के साथ खेत से बह के बाहर चला गया। तो इस मेथड को हम बार बार करते हैं, 2-3 बार करते हैं, और 1 साल में, और 2-3 साल के बाद सही हो जाता। मतलब 1 साल में 1 बार में 2-3 बार करेंगे। जैसे मान लो आज हमने पानी खेत में भर दिया, ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 दिन ऐसे पड़ा रहने देंगे खेत में, फिर क्या करेंगे कि पानी कटा देंगे, बह जाएगा, अब उसके बाद फिर से दोबारा पानी भरेंगे। इसी तरीके हर साल 2 से 3 बार ये प्रक्रिया दोहराते हैं, और इसी तरीके से ये प्रक्रिया लगभग 3 साल करने पर ये आपका जो सॉइल होती है, सैलाइन अफेक्टेड सॉइल, वो मोस्टली बिल्कुल सही हो जाती है। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कीप सॉइल मॉइस्ट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन। मतलब जैसा भी मैंने बताया कि जो सैलाइन सॉइल होती है ये अधिकतर एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहां पर मिट्टी हमेशा सूखी रहती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि मिट्टी को हरदम मॉइस्ट रखना चाहिए, बराबर इरिगेशन करते रहना चाहिए। बराबर इरिगेशन अगर करते रहेंगे तो जो साल्ट है वो धीरे धीरे लीच आउट होता जाएगा, और हमारी जो सॉइल है वो अच्छे से सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ साथ इसको सुधारने के लिए हम फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की जो खाद होती है उसको भी यूज करते हैं, अपनी जो सैलाइन सॉइल है उसको रिक्लेमेट करने के लिए, यानी कि उसको सुधारने के लिए। इसके बाद जो तीसरे प्रकार की जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है वो होती है एल्कलाइन सॉइल। जैसे बोरान, मोलिब्डेनम एंड सोडियम टॉक्सिसिटी पाई जाती है। जो हमारी एल्कलाइन सॉइल होती है जिसमें एल्कलाइन वाले एलिमेंट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें बोरान, मोलिब्डेनम और सोडियम, ये सब चीज़ों की अधिकता पाई जाती है। किसमें? एल्कलाइन सॉइल में। ये ब्लैक कलर की होती है, फाउंड इन सेमी एरिड और ह्यूमिड एरिया। जो सेमी एरिड रीजन होता है और ह्यूमिड एरिया यानी कि जहाँ पर थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस टाइप के एरिया में आपका जो है ये एल्कलाइन टाइप की सॉइल पाई जाती है। डेवलप्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ NaCO3 एंड NaHCO3 आयन। जब किसी सॉइल के अंदर NaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और इसके साथ साथ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब चीज़ों की जब अधिकता हो जाती है तो हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है? एल्कलाइन सॉइल हो जाती है। इन एल्कलाइन सॉइल शुड बी यूज कैन खाद और DAP, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और डाई अमोनियम फास्फेट DAP। यानी कि जो आपकी एल्कलाइन अफेक्टेड सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है, उसमें जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो या तो कैन खाद यूज करते हैं और या तो फिर DAP यूज करते हैं। इससे हमारा जो नाइट्रोजन है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है पौधों को, और यूरिया भी नहीं डालना पड़ता। समझ गए? अगर एल्कलाइन सॉइल आपकी एल्कलाइन सॉइल है तो एल्कलाइन सॉइल में हम नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए यूरिया न डालकर कैन खाद या DAP डालते हैं, जिसको हम कैन खाद बोले तो किसान खाद कहते हैं, और इसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं। और DAP, कैन खाद और DAP ये डालते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, यूरिया नहीं डालते। कैसी सॉइल में? एल्कलाइन सॉइल में। कहाँ पाया जाता है? सेमी एरिड और ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। इसमें किस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी होती है? कौन से एलिमेंट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? बोरान, मोलिब्डेनम और इसके साथ साथ सोडियम, ये सब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो एल्कलाइन सॉइल होती है इसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, एल्कलाइन अफेक्टेड जो सॉइल होती है इसको सुधारने का क्या तरीका होता है, तो इसको 4 तरीके से हम सुधार सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जिप्सम। 8 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से अगर यूज करेंगे आप तो इससे आप जो एल्कलाइन सॉइल है उसको आप सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आयरन पायराइट हम यूज करें 12 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से, तो इससे भी आप जो एल्कलाइन सॉइल है उसको सुधार सकते हैं। जिप्सम चाहे यूज करो चाहे आयरन पायराइट यूज करो,
इसके साथ साथ अगर हम खेत में ग्रीन मैन्योर की क्रॉप को ग्रो करते रहते हैं, तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो करके उसी में अगर हम पलटाई करते रहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करते रहेंगे, तो इससे जो हमारी अल्कलाइन सॉइल है उसको हम सुधार सकते हैं। इसके साथ साथ जो साल्ट अफेक्टेड, जो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती हैं, जो साल्ट को टॉलरेट कर पाती हैं, इस तरीके की अगर सॉइल को हम क्या करेंगे, इस तरीके की सॉइल को अगर हम कल्टीवेट करेंगे, ऐसी क्रॉप्स को जो साल्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती हैं, अगर उन क्रॉप को हम ग्रो करेंगे तो हमारी जो एल्कलाइन सॉइल है वो धीरे धीरे आपकी सुधर जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, रिलेटिव साल्ट सेंसिटिव क्रॉप, मतलब रिलेटिवली कौन कौन सी क्रॉप सॉल्ट के प्रति सेंसिटिव होती है, कौन से टॉलरेट होती है और कौन सी मॉडरेट होती है, बात समझ लेते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो साल्ट के प्रति रेजिस्टेंट क्रॉप है वो कौन कौन सी है, बार्ले है, ढैंचा है, शुगर बीट, टोबैको, कॉटन, मस्टर्ड, ये सब फील्ड क्रॉप्स हैं। इसके बाद अगर हम फॉडर क्रॉप की बात करें तो इसमें रोड ग्रास है और खस ग्रास है। वेजिटेबल में स्पिनाच है, रेफेनस है, शुगर बीट है और ब्रेस्कर रापा है। इसके साथ साथ अगर हम फ्रूट क्रॉप की बात करें तो डेट पाम और फालसा जो हैं, ये सभी साल्ट के प्रति रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं। जिसमें आपको ज्यादा जो याद करना है वो है बार्ले, ढैंचा, शुगर बीट, कॉटन, टोबैको, मस्टर्ड, ये याद कर लेना। इसके साथ साथ याद कर लेना स्पिनाच और शुगर बीट याद कर लेना, और इसके साथ साथ डेट पाम और फालसा याद कर लेना। इतना तो जरूर याद कर लेना, ये सभी साल्ट के प्रति काफी रेजिस्टेंट होते हैं। आपके अगर सॉइल में साल्ट की मात्रा ज्यादा है तो आप इस सॉइल को आराम से यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इन क्रॉप को अवॉइड करते हैं, जैसे सनहैम्प है, पी है, ग्राउंड नट है, क्लस्टर बीन है, सैम है, इंग्लिश वैरायटीज। इसके बाद एप्पल, पियर, लेमन, ये सब वैरायटीज साल्ट अफेक्टेड सॉइल में हम नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि ये सभी सॉइल्स, मतलब ये सभी जो क्रॉप्स होती हैं ये काफी सेंसिटिव क्रॉप होती हैं, साल्ट अफेक्टेड सॉइल में आसानी से ग्रो नहीं हो पाती हैं। इन केस ऑफ सैलाइन सॉइल, जिप्सम शुड नॉट बी रिकमेंडेड बिकॉज सल्फेट आल्सो इंक्रीज साल्ट कंसंट्रेशन। बात समझना, अगर कोई सैलाइन सॉइल है तो उस सैलाइन सॉइल में हम जिप्सम नहीं डालेंगे, क्योंकि जो जिप्सम होता है, जिप्सम में सल्फेट पाया जाता है और इसी सल्फेट की वजह से फिर से जो साल्ट का कंसंट्रेशन है सैलाइन सॉइल में वो बढ़ जाता है। इसी वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं, जिप्सम को नहीं डालते हैं। जिप्सम को साल्ट अफेक्टेड सॉइल में नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि जिप्सम के अंदर सल्फेट पाया जाता है और इसी सल्फेट की वजह से जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है? सैलाइन सॉइल में। किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है? साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। किसकी वजह से? जिप्सम की वजह से। क्यों? क्योंकि जिप्सम के अंदर सल्फेट पाया जाता है। इसके साथ साथ सब्सटेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ फेवरेबली बाय इम्यूलाइटिंग द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सॉइल अमेंडमेंट। बात समझना, ऐसे सब्सटेंस जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट की ग्रोथ को फेवरेबल तरीके से, सॉइल की फिजिकल हेल्थ और केमिकल हेल्थ को सुधार कर, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉइल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। बस समझना, सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट की ग्रोथ को फेवरेबली, यानी कि प्लांट को ग्रोथ को सुधारते हैं, प्लांट की अच्छी से ग्रोथ करवाते हैं, बाई इम्यूलेटिंग द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सॉइल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को सुधारने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ सुधर जाती है, उनको हम सॉइल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनको मिट्टी में मिलाने की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है, जो सब्सटेंस मिट्टी में सॉइल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो पाती है, उनको हम बोलते हैं सॉइल अमेंडमेंट्स। जैसे जिप्सम, पाइराइट, लाइम, ये सब कैसे होते हैं? ये सब सॉइल अमेंडमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3-4 साल में एएफओ में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैरामीटर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जो हमारी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं उनके लिए एक पैरामीटर है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे,
क्योंकि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसमें क्या समझेंगे, बस केवल इतना समझेंगे कि ये मोर देन लेस देन वाला जो फंडा है ये बार बार भूल जाता है, इसको किस तरीके से याद किया जा सकता है, इसी को केवल हम बताएंगे कि आप आसानी से इसको याद कर ले जाएं। अब ध्यान से समझना, इसमें कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें मैं ट्रिक से बता दूंगा जो आपको कंफ्यूज करती हैं। जैसे ये एक चीज तो ये आपको पता होता है कि 8.5 8.5 8.5 ये सब में होता है pH 4 4 4, ये EC होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 15 15। ये हमेशा आपको याद रहता है। अगर आपने एक से 2 बार 3 बार 4 बार अगर इसको देखा होगा टेबल को, तो आपको याद होगा कि pH में 8.5 होता है, EC में 4 होता है और ESP में 15 होता है। बात कहाँ फंसती है, ये कम मोर देन एंड लेस देन, मोर देन लेस देन वाला जो फंडा है वो काफी बार गड़बड़ हो जाता है। इसको हम सुधारते हैं। कैसे सुधारते हैं, कैसे याद कराते हैं, जैसे मैंने याद करा था वैसे आपको बिल्कुल सिखा देते हैं। सबसे पहले इसको याद कर लेना। देखो कुछ चीजें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे टेबल में सबसे पहले ये यहाँ पर पैरामीटर लिखा होता है, ये आपको ऐसे फिगर बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए। मैं इसको आपको समझा दूंगा। ये चीज मैं ट्रिक से अभी याद करवा देता हूँ कि मोर देन और लेस देन वाला जो चीज है ये अभी ट्रिक से समझा दूंगा। बाकी जो चीजें हैं ये सब चीजें, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें, इनको आपको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है इस टेबल को। कैसे, देखो बात समझते हैं। यहाँ पर तो पैरामीटर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर जो अगला रो है वो है सैलाइन का, इसके बाद फिर एल्कलाइन का है, और फिर अगला है सैलाइन एल्कलाइन का। समझना ध्यान से, जो सबसे पहला रो है वो सैलाइन का है, दूसरा रो एल्कलाइन का है और तीसरा रो सैलाइन एल्कलाइन का है। इतना याद कर लिए। और pH EC ESP, ठीक। अब ध्यान से समझना, देखो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होगा सैलाइन, फिर एल्कलाइन, उसके बाद सैलाइन एल्कलाइन, सैलाइन, फिर से एक बात समझना, सैलाइन एल्कलाइन एंड सैलाइन एल्कलाइन, ये तीनों इस तरीके से हो गए। इसके बाद फिर क्या है, pH EC एंड ESP, pH EC एंड ESP, ये सब चीजें आपको याद कर लेनी है। इतना तो याद हो जाएगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इसी सीक्वेंस में याद करना जिस सीक्वेंस में इसमें लिखा गया है, ठीक। अब अगर आपको ये चीजें याद हैं 8.5, 4 और 15 ये सब में है, अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से इस टेबल को जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फट से आप बना लेंगे। 1 से 2 सेकंड के अंदर आप माइंड में बना लेंगे और 1 से 2 सेकंड में बना के फिर आप आंसर सही से दे पाएंगे, कभी नहीं गड़बड़ होगा। कैसे, बात समझना। एक केवल आपको रूल याद कर लेना है, केवल और केवल एक कौन सा, ये वाला, ठीक। जो सैलाइन सॉइल होती है उसमें जो ये सिंबल है वो इस तरीके का लगा होता है। अब बात समझना, ये जो सिंबल है ये लेस देन का है। इधर से हम जाएंगे तो अगर मुंह बंद मिलेगा, ये समझ लो ये चिड़िया का चोंच है। क्या है, ये चिड़िया का चोंच है। अगर हम इधर से पढ़ते आते हैं, हमको ये पहले बंद चोंच मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, लेस देन। अगर इधर से आएंगे और मुंह खुला मिल गया ऐसे तो हम क्या कहेंगे, मोर देन। देखो इधर मुंह खुला हुआ है, इसमें जो आपको दिख रहा है इसमें बंद है तो इसको हम बोलेंगे लेस देन, इसमें खुला हुआ है तो इसको बोलेंगे मोर देन। यानी कि ये 8.5 से कम और ये 4 से ज्यादा। अब बात समझना, केवल एक चीज आपको लर्न करनी है। एक चीज क्या लर्न करनी है, केवल और केवल ये लर्न करना है कि सबसे पहले लेस देन होगा, ठीक। अब बात समझना, देखो मैं कैसे इसको बना देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, लेस देन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, मोर देन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक। अब इसी का बिल्कुल जस्ट उल्टा, इसका मुंह इस तरफ को है तो इसका मुंह इधर कर दो, इसका मुंह इधर को है तो इसका मुंह इधर को कर दो, इसका मुंह इधर को है तो इसका मुंह भी इधर को कर दो, ठीक। ये कैसा बनेगा, ऐसा समझो कि यहाँ पर मैंने बीच में एक शीशा लगा दिया है तो इसकी परछाई यहाँ बन रही है। अब इसके साथ साथ जो दूसरा है उस सबके मुंह इधर को कर दो। समझ गए। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने टेबल बनाया है ये टेबल, इसमें बिल्कुल इसी तरीके से सिंबल बने हुए हैं। ये तीनों जो सिंबल हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों सिंबल यहाँ देख सकते हैं और ये तीनों सिंबल यहाँ देख सकते हैं। अब इसको अगर हम एक बार फिर से आपको समझाएं तो आप ऐसे समझ सकते हैं
कि अभी मैं इस स्लाइड को चेंज कर देता हूं और आपको किसी दूसरी स्लाइड में समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पर समझा देता हूं। बात समझना कि कैसे मैंने याद करा है, कैसे आपको तुरंत याद करवा देता हूं फट से। देखो बात समझना, कितना है 8.5 था, ठीक, और इसके नीचे 4 था, इसके नीचे 15 था, ये आपको याद है, ठीक। पैरामीटर में क्या था, पीएच था सबसे ऊपर, फिर एसी था, उसके साथ साथ फिर ईएसपी था, ये 3 थे ऐसे ऊपर नीचे। इसके साथ साथ क्या था, यहाँ पर सैलाइन था, यहाँ पर एल्कलाइन था और यहाँ पर सैलाइन एल्कलाइन था, ये तीनों समझ गए। पहले वाले जो बॉक्स में इधर को साइन था, ये याद करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ इसको उलट देना, इधर को ये ऐसे था, इसको उलट देना, फिर इसको ऐसे उलट देना। एक बार ऐसे रहेगा, ये याद कर लेना। दूसरा ये इधर को उलट गया और ये इधर को उलट गया। अब बीच में एक ऐसे शीशा रख दो और इसका जो परछाई बनेगी वो बना दो। यहाँ बन गया, ठीक, इसकी परछाई ऐसे बनेगी और इसकी परछाई ऐसे बनेगी, ये बन गया। और बाद में इधर का सबका मुंह इस तरफ को खोल दो। अब यहाँ पर सब डिजिट लिख देना, ठीक। क्या क्या, ऊपर यहाँ पर लिख देना 8.5, यहाँ 4 और यहाँ 15, इस तरीके से लिख देना, तो आपका ये पूरा टेबल बन गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से याद करा है। ये लेस देन का सिंबल है, ये मोर देन का सिंबल है, सैलाइन एल्कलाइन, पीएच, ईसी, ईएसपी। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सॉइल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। काफ़ी बार कई एग्जाम में ये पूछा गया, जैसे यूपी के टेट हो गया, एफओ हो गया, और टीए में भी, एजी जो टीए है, यूपी एजी टीए, उसमें भी काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो इसलिए आपको ये जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।